वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सफलता गुरु। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का रिवर पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नदियों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं रिवर से रिलेटेड आपको कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बता दूं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको ये समझने में। तो देखो, जब नदियां प्लेन एरियाज में आती है और इस तरह से बहती हैं तो नदियों के द्वारा ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो इसको मिएंडर कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को मिएंडर कहते हैं और हिंदी में इसको विसर्प कहा जाता है। हिंदी में इसको विसर्प कहते हैं। ठीक है, और कई बार इस मिएंडर से अलग होकर एक लेक बन जाता है, तो इस लेक को ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसे ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको चांप झील कहते हैं। ठीक है, हिंदी में चांप झील कहा जाता है। इसके बाद जब नदियां समुद्र के मुहाने पे पहुंचती है तो समुद्र में गिरने से पहले कई धाराओं में ऐसे बट जाती है, ऐसे कई धाराओं में बट जाती है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको डेल्टा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। इसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है ना, हिंदी में भी इसको डेल्टा ही कहते हैं। तो डेल्टा जो है वो समुद्र में गिरने से पहले ये स्ट्रक्चर तैयार होता है रिवर्स के द्वारा। देखो, डेल्टा बनने के लिए ना कुछ शर्तें होती है। डेल्टा बनने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या? एक तो ना नदी की थोड़ी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा कि उसको फैलने का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेल्टा बनने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका बेसिन। तो बेसिन क्या होता है? देखो, बेसिन क्या होता है कि कोई एक रिवर है, मेन रिवर, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है जो उसमें आकर मिलती है, सहायक नदियां। तो एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के अंतर्गत जो कुछ भी एरिया कवर होता है वो सारा एरिया बेसिन कहलाता है। ठीक है, एक मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के अंतर्गत जो भी एरिया कवर होगा दैट इज कॉल्ड बेसिन, उसको हम बेसिन कहते हैं। तो आपने सुना भी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने बताया भी था आपको, साउथ अमेरिका जब मैं पढ़ा रहा था, कि जो अमेजन है ये आपका सबसे बड़ा बेसिन है वर्ल्ड का। अमेजन रिवर का जो बेसिन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, हमारे यहाँ पे गंगा बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले अगर हम हिमालय की नदी, हमारे देश की नदियों को अगर हम बांटे, अगर हम अपने देश की नदियों को डिवाइड करें तो आप इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से दो पार्ट हो जाते हैं? एक हो जाता है हिमालयन रिवर, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो नदियां हिमालय से निकलती है, और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियां। सेकंड है पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियां। पेनिनसुलर क्या होता है? जो हमारे इंडिया का जो आपका साउथ वाला पार्ट है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो कोई भी लैंड जब तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो इसको आप पेनिनसुलर कहते हो। ठीक है, प्रायद्वीप कहते हो। तो ये पेनिनसुलर रिवर की कैटेगरी में, पेनिनसुलर रिवर यहाँ की नदियां हो जाती है, जो आपके साउथ की नदियां हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये आपकी एवरग्रीन होती है, सदाबहार नदियां होती है, क्योंकि देखो हिमालय में बर्फ है, बर्फ से पानी पिघल के इसमें आता रहता है। ठीक है ना, ग्लेशियर से। तो इसलिए हिमालय की नदियां जो है एवरग्रीन है, सदाबहार है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है ये सीजनल होती हैं। ये नदियां मौसमी होती है, सीजनल होती हैं, यानी कि बरसात के मौसम में जब बारिश वगैरह का पानी नहीं मिलता है तब ये नदियां ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो ये सीजनल नदियां हो जाती है। अब आप इस पेनिनसुलर रिवर को फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो आपका पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदियां, इसको आप फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है? एक है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर। तो कुछ नदियां पेनिनसुलर में वेस्ट की तरफ बहती है, और दूसरा होता है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूर्व की ओर बहने वाली। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूर्व की ओर बहने वाली। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका पेनिनसुलर पार्ट हो गया, तो यहां पे आप जानते हो अरेबियन सी है, इस वाले पार्ट में आपका अरेबियन सी हो जाता है, और यहां पे है बे ऑफ बंगाल, ये वाला पार्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है
पश्चिम की ओर बहने वाली, वो ऑब्वियस सी बात है अरेबियन सी में गिरेंगी, ठीक है। तो ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरह से इसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, जो नदियां पश्चिम की ओर गिर रही है, वो तो मैंने आपको बताया ही कि कहाँ गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, डू नॉट फॉर्म डेल्टा, दीज रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती डेल्टा? क्योंकि यहाँ पे एक तो पहाड़ी मतलब कि माउंटेन वगैरह है, विंध्या सतपुरा जैसे माउंटेन है जो नदियों को फैलने का मौका नहीं देते, है ना। और दूसरा क्या है कि नदियां जो है छोटी भी हैं, लेंथ भी छोटी है, तो लेंथ छोटे होने की वजह से डेल्टा नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो लेंथ जितना ज्यादा होगा ना, वो अपने साथ उतना ही सेडिमेंट्स बहा के लाएंगी नदियां, और जितना ज्यादा सेडिमेंट्स बहा के लाएंगी उतनी ही डेल्टा बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है, चांस ज्यादा होते हैं। तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। जबकि वहीं अगर आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करोगे, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होता है ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिरता है। इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, और ये नदियां डेल्टा बनाते हैं। दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा। ये जितनी भी नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक होता है पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। ये नदियां कौन सी होती है? पूर्ववर्ती नदियां, जो नदियां जिनका सोर्स आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया, और ये रिवर जो है ये हिमालय को क्रॉस करती है और फिर इंडिया में एंटर करती है। ये नदियां हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती है, तो इनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी? जैसे सतलुज जो है, ये नदियां जो मैं लिख रहा हूं ये वैसे तिब्बत से आती है, तिब्बत से ओरिजिन है इनका, और फिर हिमालय को पार करके इंडिया में एंटर करती है। जैसे कि सतलुज हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ये इन्हीं कैटेगरी में आ जाते हैं आपके। ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। तो ये सब पूर्ववर्ती नदियां हैं। चलो अब एक एक करके इन रिवर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं, हाँ ठीक है ना, इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंटीसीडेंट रिवर्स, पूर्ववर्ती नदियों को। तो अब पहले हिमालयन रिवर्स को देख लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे पेनिनसुलर रिवर पर। तो हिमालय रिवर में पहले इंडस के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी, तो इंडस रिवर के अगर हम सोर्स की बात करें, ये नदियां कहां से निकलती है, तो इंडस का जो सोर्स है आपका वो हो जाता है नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है नदी, और फिर हिमालय को क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर करती है। अब देखो इंडस जो है हमारे इंडिया के सिर्फ लद्दाख क्षेत्र से ही होकर बहती है ना। इंडिया में ओनली लद्दाख रीजन है जहां से ये होके बहती है, और फिर उसके बाद ये सीधा पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। लद्दाख में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, लद्दाख में इसकी कुछ सहायक नदियां भी है, जैसे कि नुब्रा, गिलगिट, ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियां लद्दाख के अंदर में। वहीं इंडस की अगर हम अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अन्य सहायक नदियां, अदर ट्रिब्यूटरीज, कुछ अन्य सहायक नदियों की बात करें, तो ये कौन कौन से हो जाते हैं? ये आपका झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, और चेनाब, ये अन्य 5 नदियां हैं जो जाके मिलती है इंडस के अंदर। और इन्हीं 5 रिवर्स की वजह से पंजाब क्षेत्र नाम पड़ा है ना। पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो इन्हीं 5 नदियों की वजह से पंजाब नाम पड़ा है उस क्षेत्र का, ठीक है ना।
तो पहले जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता था तो पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बट डिवीजन के बाद छोटा सा पार्ट रह गया है इंडिया के अंदर में। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इंडस की अगर हम लेंथ की बात करें तो इंडस की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है, 2900 किलोमीटर। और इंडस जो है आपका अरेबियन सी में गिरती है जाके, अरब सागर में। और एक पैक्ट भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम इंडस रिवर पैक्ट 1960 कहते हैं। सिंधु नदी समझौता 1960, सिंधु नदी समझौता 1960। तो इस समझौते के अंतर्गत अगर हम इस पैक्ट की बात करें, इस समझौते की बात करें, तो इसके अंतर्गत इंडिया जो है इंडस रिवर के केवल 20% वाटर का ही यूज कर सकता है। आई मीन कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी चीजें अगर इस पे बनाई जाएंगी तो सिर्फ 20% वाटर ही अफेक्ट होना चाहिए, है ना। और बाकी जो 80% वाटर है वो इसके अंतर्गत पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। तो 1960 में ये समझौता हुआ था। तो क्योंकि पाकिस्तान की एक मेजर नदी भी है ना, अगर पाकिस्तान में अगर इंडस ना होता तो पाकिस्तान पूरा डेजर्ट होता। तो पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी में है इंडस, इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ये पैक्ट हुआ था, विश्व बैंक के अंतर्गत ही ये समझौता हुआ था, जो इंडस रिवर पैक्ट है। चलिए आते हैं अगले रिवर पर। इंडस के बाद अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं। इसको हम रेड रिवर भी कहते हैं, इंडिया की लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, रेड रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के सोर्स की बात की जाए कि ये नदी निकलती कहां से है, तो सोर्स इसका सेम हो जाएगा, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। और ये नदी अपने उद्गम स्थान से ईस्ट की तरफ बहती है, अपने सोर्स से ईस्ट की तरफ बहती है। और इसके कई नाम हैं, तो मैं इसके नाम लिखने जा रहा हूं कि कहां कहां पे इसको किस नाम से जानते हैं, और साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये कहां कहां से होकर बहती है। तो इस नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहते हैं। टी यहां पे साइलेंट है, ठीक है, एस से पहले टी जब भी आता है तो वो साइलेंट होता ही है, ठीक है। तो तिब्बत में सांगपो कहते हैं। इसके बाद तिब्बत के बाद सबसे पहले जो ये नदी है हमारे कंट्री के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, हमारे कंट्री के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है, दिहांग, ये इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये असम में एंटर करती है, और मेनली असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जो इसका मेन जो ब्रह्मपुत्र नाम है वो आपका असम के अंदर है। फिर असम के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है नदी, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, JAMUNA, जमुना, ठीक है, वहां पे इसे जमुना कहते हैं। हालांकि हमारे देश में यमुना को ही कई बार जमुना हम कह लेते हैं, बट एक्चुअली जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये असम के अंदर, असम की बात कर रहा हूं, तो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पे एक आइलैंड भी है जिसका नाम है मजौली, मजौली आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये जो मजौली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, और इसकी खास बात यह है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये पूरे वर्ल्ड का, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मजौली है। हालांकि वैसे अगर आप आइलैंड की बात करोगे सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है पूरे वर्ल्ड में, बट ग्रीनलैंड सी के अंदर है, ओशियन के अंदर है ना, महासागर। यहां हम रिवर की बात कर रहे हैं कि रिवर पर प्रेजेंट सबसे बड़ा जो आइलैंड है आपका वो मजौली हो जाता है, ठीक है। चलो ब्रह्मपुत्र के कुछ
ट्रिब्यूटरी। तो अब हम ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो एक तो इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो लोहित हो जाएगा, लोहित। दूसरा मानस, मानस लोहित। और एक आप लोग दिबांग और याद रखेंगे, दिबांग। देखो ये दिबांग है क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा था दिहांग, ये तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन वही अगर हम बात करें दिबांग की, तो दिबांग ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र के लेंथ की बात की जाए तो इसका भी लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये अभी तक आपने एंटीसीडेंट रिवर पढ़ा, एक और एंटीसीडेंट रिवर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडस भी एंटीसीडेंट हो गया, ब्रह्मपुत्र भी एंटीसीडेंट हो गया, और एक और आ जाता है अब आपका सतलुज। सतलुज, सतलुज की जहां तक बात की जाए तो ये भी तिब्बत से ही ओरिजिन है इसका भी। तिब्बत में रकस लेक, जिसको राक्षस ताल भी कहते हैं, तो ये तिब्बत के रकस झील से निकलती है, रकस नामक झील से, ठीक है। और फिर ये इंडिया में हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब से होकर बहती है। ये स्टेट्स हैं जहां से सतलुज नदी होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो सतलुज नदी का जो टोटल लेंथ है, सतलुज का जो टोटल लेंथ है वो आपका हो जाता है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सतलुज इंडस में जाके मिल जाती है ना, आपने पीछे पढ़ा था कि इंडस की सहायक नदी है ये। तीन एंटीसीडेंट रिवर हो गए हमारे। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर की तरफ, गंगा। अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में, ठीक है। देखो गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। गंगा इज द नेशनल रिवर, ये हमारे देश की राष्ट्रीय नदी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा, ये हमारे देश की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है हमारे देश की, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो 2525 किलोमीटर के साथ गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बाद जो गंगा है, इसके ओरिजिन की बात करें, सोर्स की, तो इसका सोर्स क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है ये, यूके में है गंगोत्री ग्लेशियर, यहीं से ये नदी निकलती है। लेकिन जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तब इसका नाम होता है भगीरथी, ठीक है ना। ओरिजिनेट्स एज अ भगीरथी, भगीरथी के रूप में निकलती है ये, ओरिजिनेट्स एज अ भगीरथी, तो भगीरथी के रूप में इसका निकलना होता है, ठीक है। इसके बाद इसी भगीरथी में एक अन्य धारा आकर मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है ना। जैसे कि हम इस तरह समझ सकते हैं इसको, गंगोत्री से जो धारा निकलती है उसका नाम है भगीरथी, और एक सतोपंथ नाम का झील है, सतोपंथ, ये एक लेक का नाम है। इस लेक से आती है अलकनंदा, अलकनंदा, और ये अलकनंदा फिर आके भगीरथी से मिल जाती है। और ये जगह कौन सा है जहां पे मिलती है? देवप्रयाग, उत्तराखंड में ही आपका देवप्रयाग नामक जगह पड़ता है, वहां पे आके ये दोनों धाराएं मिलती है। जब ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो इस तरह से गंगा का निर्माण होता है भगीरथी और अलकनंदा से मिलने से। अलकनंदा का स्रोत भी ध्यान रखना, सतोपंथ लेक है ये, यहीं से आता है। और ये देवप्रयाग कहां पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, यूके में, ठीक है। तो अब जानते हैं स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से गंगा होकर बहती है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो गंगा उत्तराखंड से होकर बहती है, उत्तराखंड के बाद फिर ये यूपी में इंटर करती है, यूपी के बाद फिर बिहार में इंटर करती है, बिहार के बाद झारखंड। देखो झारखंड का एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करती है ये, झारखंड में बहुत कम है इसकी लंबाई, झारखंड के एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करती है गंगा, ठीक है। और फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल चली जाती है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के फिर वेस्ट बंगाल को पार करते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। तो वो तो बांग्लादेश अपना स्टेट तो हुआ नहीं, ये अपने यहाँ के स्टेट हो गए। बांग्लादेश तो अलग देश है, हालांकि बांग्लादेश में गंगा का नाम चेंज हो जाता है,
बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहां इसे गंगा नहीं कहते, पद्मा कहते हैं। पद्मा इज द नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हो गए गंगा रिवर्स के। लेंथ मैंने आपको पहले ही बताया 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम गंगा के ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, सहायक नदियों की। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, देखो जैसे गंगा यूं बह रही है तो इसमें कुछ नदियां ऊपर से आके मिलती है, ठीक है, और कुछ नदियां साउथ से आके मिलती है, ठीक। तो आप इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो। ये जो रिवर्स हैं ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, बाईं सहायक नदियां। ऐसे बह रही है गंगा तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, गंगा का लेफ्ट है ये, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो गया। और ये जो नीचे से आके मिल रही हैं ये कौन से ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, दाईं सहायक नदियां, ठीक है। तो जानते हैं कौन कौन से इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की, वो ज्यादा हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सा आ जाता है, गंडक है, कोसी है, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, ठीक है। ये सारे के सारे इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। वहीं अगर हम राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो राइट से आके मिलती है, तो राइट ट्रिब्यूटरीज में आपका क्या आ जाएगा, दो मेन आ जाएगा, एक तो यमुना और दूसरा सोन। यमुना और सोन ये दोनों नदियां गंगा की राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, या फिर कह सकते हो कि साउथ से आके मिलती है, ठीक है, दक्षिण की ओर से आके मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो गंगा है ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर, गंगा विद ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा। दिस इज लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा भी मैंने आपको पीछे बताया था क्या होता है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं इसको। सुंदरबन डेल्टा किस लिए फेमस है, एक तो इसका नाम पड़ा है यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष के ऊपर, जिसको सुंदरी ट्री कहते हैं। यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं और इन्हीं सुंदरी पेड़ के नाम पर डेल्टा का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, सुंदरबन डेल्टा को बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर बंगाल टाइगर, इसे बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है, ठीक। यहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, मैनग्रोव फॉरेस्ट। और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन डेल्टा में है। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनके पेड़ों की एक खास बात होती है कि जैसे ये लैंड है तो लैंड के नीचे से ना जड़ें ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए, ठीक है ना, लैंड के नीचे से जड़ें ऊपर निकलती हैं सांस लेने के लिए। तो ये एक खास बात होती है मैनग्रोव फॉरेस्ट की। तो इन जड़ों को न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है ना, इन जड़ों को न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और इसके बाद गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है। गैंगेटिक डॉल्फिन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु है ये हमारा। और ये डॉल्फिन जो है अंधी है ना, इनकी प्रजाति ही ब्लाइंड है, मतलब देख नहीं सकती हैं ये डॉल्फिन। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी तक हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे। अब डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। देखो पेनिनसुलर रिवर्स आपने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था वेस्ट फ्लोइंग और एक था ईस्ट फ्लोइंग। तो पहले पढ़ लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग वाले। वेस्ट फ्लोइंग वाले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो वेस्ट फ्लोइंग में सबसे पहले जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा रिवर, तो नर्मदा का सोर्स क्या है, सोर्स की बात करें तो प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक,
प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक, अमरकंटक का पठार, अमरकंटक के पठार से नर्मदा निकलती है, ठीक है। इसके बाद स्टेट्स की बात करें, कहां कहां से होके बह रही है, तो नर्मदा आपका एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जहां से नर्मदा नदी होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। नर्मदा के लेंथ की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये नदी जो है गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात उड़ीसा के तट पर है ना, और अरेबियन सी का ही एक पार्ट है, तो खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। एक खास बात नर्मदा की, वेस्ट की तरफ जितनी भी रिवर्स बह रही हैं उसमें लॉन्गेस्ट है ये, तो नर्मदा इज दी लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती है उनमें जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। चलिए नर्मदा के बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है ताप्ती। ताप्ती, ताप्ती रिवर के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो इसका जो सोर्स है सतपुरा रेंज हो जाता है, सतपुरा की पहाड़ियां, सतपुरा रेंज, खासकर सतपुरा रेंज कहां, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, सतपुरा रेंज बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी के अंदर पड़ता है। तो यहां से सोर्स होता है ताप्ती नदी का, ठीक है। ये जो ताप्ती रिवर है बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है ना, फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा। नर्मदा के बिल्कुल समानांतर बहती है, साथ साथ, ठीक है। इसको सिस्टर ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, इसीलिए सिस्टर ऑफ नर्मदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस नदी का जो लेंथ है, बहुत छोटी नदी है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 724 किलोमीटर। और ऑल्सो फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंबात, तो ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात। जिस तरह से नर्मदा गिर रही थी खंबात की खाड़ी में, वैसे ही। एक तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है ना, तो आप ये भी नोटिस करते चलना। अभी नर्मदा आपने लिखा था, उसके बाद अभी ताप्ती आ गया, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अगले रिवर पे आते हैं ताप्ती के बाद। अब हम बात करते हैं साबरमती की। साबरमती नदी, साबरमती नदी जो है अरावली रेंज से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। इसका जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियां हैं। और साबरमती एक बहुत छोटी सी नदी है, 371 किलोमीटर ओनली इसका लेंथ है, 371 किलोमीटर केवल इसकी लंबाई है, काफी छोटी नदी है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंबात, ऑल्सो फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंबात। तो ये नदी भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और साबरमती यही किनारे अहमदाबाद शहर बसा है। तो रिवर और सिटीज में अभी आपको आगे कराऊंगा, ठीक है ना। पहले सारे रिवर्स का हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक। चलो इसके बाद अगला रिवर है हमारा माही। देखो माही आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ये कर्क रेखा को, ठीक है। इसके बाद एक रिवर और है वेस्ट फ्लोइंग में, दैट इज लूनी, लूनी रिवर, लूनी नदी। तो लूनी की खास बात कि जो हमारा जो वेस्टर्न डेजर्ट है, जो हमारा डेजर्ट का वेस्टर्न पार्ट है, वहां से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है ये, ठीक है। और ये रिवर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, ये रेत में ही गायब हो जाती है। जब गुजरात में आती है तो जो कच्छ का रन है ना, उसी हिस्से में ये
रेत में गायब हो जाती है, लूनी नदी। ठीक है, ये आपके थे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब आते हैं पेनिनसुलार में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। चलो देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं महानदी। अभी आप जितनी भी नदियां पढ़ोगे ईस्ट फ्लोइंग, ये सारे के सारे कहां गिरेंगे? बे ऑफ बंगाल में। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो महानदी का पहले सोर्स देख लेते हैं, निकलती कहां से है ये नदी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानदी? ये दंडकारण्य पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। दंडकारण्य इन छत्तीसगढ़। तो ये आपका सोर्स हो जाता है इस रिवर का। इस रिवर के अगर हम स्टेट्स की बात करें, कहां कहां से होकर ये नदी बह रही है, तो आपको इसका स्टेट एक तो छत्तीसगढ़ हो ही गया, ये जो आपने लिखा। दूसरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये दो स्टेट्स हैं जहां से महानदी होकर बहती है। ठीक है, महानदी का जो लेंथ है, लंबाई 857 किलोमीटर है। ठीक है, 857 किलोमीटर, 857 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। ये नदियां डेल्टा बनाती हैं, ईस्ट फ्लोइंग है, डेल्टा बनाती हैं। तो इसका जो डेल्टा बनता है वो उड़ीसा में बनता है। ठीक है, तो ये महानदी का डिटेल हो गया आपका। महानदी के बाद अगले रिवर पे आते हैं। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी। अगला है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी के अगर हम सोर्स की बात करें, गोदावरी निकलता कहां से है, तो ये प्लेट्यू ऑफ त्रिम्बक, ये त्रिम्बक का पठार है। प्लेट्यू ऑफ त्रिम्बक, त्रिम्बक के पठार से निकलती है नदी। और ये प्लेट्यू ऑफ त्रिम्बक कहां पड़ता है, तो ये नासिक नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर। नासिक, महाराष्ट्र। तो यहीं पे ये नदी निकलती है गोदावरी। गोदावरी के लेंथ की बात की जाए तो काफी ज्यादा लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंड इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। या तो आप साउथ इंडिया कह लो या पेनिनसुलर इंडिया कह लो। ठीक है, ईस्ट वेस्ट दोनों मिला के। तो ये सबसे लंबी नदी हो जाती है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की, दोनों को मिला के भी अगर हम बोलेंगे तो, ईस्ट वेस्ट दोनों को मिला के भी बोलेंगे तो। ठीक है, तो गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। गोदावरी इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, हॉली रिवर है वहां पे, ये बहुत पवित्र नदी में आता है, तो इसको गंगा ऑफ साउथ कहते हैं। गोदावरी के स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है ये, तो महाराष्ट्र तो इसका ओरिजिन ही हो जाता है ना, महाराष्ट्र तो ओरिजिन ही है। फिर इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी अपने डेल्टा का जो निर्माण करती है वो आंध्र प्रदेश में करती है। आंध्र प्रदेश में इसका डेल्टा बनता है। ठीक है ना, और हाँ, इस पे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, हमारे देश में देखो कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। अगर हम कुंभ फेयर की बात करें तो कुंभ का मेला नदियों पे ही लगता है, लेकिन हमारे देश में 4 जगह लगता है। ये कहां कहां पर? एक तो जो सबसे फेमस है वो है प्रयागराज वाला, प्रयागराज, जो कि गंगा प्लस यमुना जहां आके मिलती है वहां। जहां कभी भी आप ये प्रयाग शब्द देखते हो ना, तो प्रयाग हमेशा उस जगह के साथ जुड़ता है जहां पे 2 नदियां आके मिले। ऐसे बहुत सारे प्रयाग है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग आप पीछे पढ़ के ही आए थे, जहां भगीरथी और अलकनंदा मिलती है, फिर गंगा बन जाता है उसके आगे। तो प्रयाग वर्ड जहां यूज होता है तो मतलब वो 2 नदियों का संगम है, 2 नदियां आके मिलती है, 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम है। ठीक है, दूसरा, उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। शिप्रा उज्जैन के अंदर। ठीक है, उज्जैन के बाद
हरिद्वार में भी कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो ये हरिद्वार में कहाँ लगता है? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। तो नासिक में वही गोदावरी हो जाएगा जो मैं अभी आपको बता रहा था पीछे, गोदावरी, ठीक है। ये 4 जगह हैं मतलब। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगले रिवर पे आते हैं। तो हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा के सोर्स की बात की जाए, ये नदी निकलती कहां से है? ये आपका हो जाएगा महाबलेश्वर हिल्स, महाबलेश्वर हिल। और ये महाबलेश्वर हिल कहां पर है? तो महाबलेश्वर हिल आपका पड़ता है महाराष्ट्र, और खासकर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के अंदर पड़ता है ये। यहीं से, यही कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, सोर्स है। तो कृष्णा के अगर स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है ये नदी, तो ऑब्वियस सी बात है कि महाराष्ट्र तो होगा ही, क्योंकि ये तो सोर्स ही है। फिर महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक इंटर करती है, कर्नाटका। फिर कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना, और फाइनली ये जो अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश के अंदर बनाती है। ये नदी आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा निर्माण करती है, जो कृष्णा नदी है, ठीक है। कृष्णा के लेंथ की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। और 1400 किलोमीटर के साथ आप कह सकते हो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पे तो क्या आता है आपका? गोदावरी ही आता है, सेकंड पे आता है ये, दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। चलिए कृष्णा के बाद आगे आते हैं, अगले रिवर पे चलते हैं। नेक्स्ट है आप कावेरी। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे कि ये आपने पीछे पढ़ा, एक तो गोदावरी का भी डेल्टा आपका आंध्र प्रदेश में बनता है, और कृष्णा का भी डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनता है, ठीक है। तो ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, जिसको केजी डेल्टा भी कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहां हमारे देश में एक तो पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे खास बात यह है कि पेट्रोलियम मिलता है, और दूसरा नेचुरल गैस भी पाया जाता है यहाँ पे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये डेल्टा कृष्णा गोदावरी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाए जाने की वजह से। वैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम और भी जगह मिलता है। सबसे पहले तो डिगबॉय में मिला था भारत में, डिगबॉय जो कि असम के अंदर पड़ता है, और दूसरा बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के अंदर। तो ये वो जगहें हैं जहां से पेट्रोल निकलता है हमारे यहाँ, और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी फेमस है इस चीज के लिए। तो फाइनली अब कावेरी रिवर डिस्कस करते हैं। कावेरी नदी, तो पहले जानेंगे कावेरी के सोर्स के बारे में, नदी निकलती कहां से है। तो कावेरी का सोर्स आपका हो जाता है ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट में है, इट इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और खासकर कर्नाटक के अंदर है ये। स्टेट की बात करेंगे तो कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। तो कावेरी 2 राज्यों से होकर बहती है। अगर हम कावेरी के स्टेट्स की बात करें, राज्यों की, तो एक तो सबसे मेजर स्टेट कर्नाटका हो गया, और कर्नाटका के बाद ये नदी तमिलनाडु से भी होकर बहती है। 2 स्टेट्स रहेंगे इसके, और ये डेल्टा फिर तमिलनाडु में बनाती है। और एक क्वेश्चन भी है कि जो कावेरी डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, विवाद, जो कावेरी नदी विवाद है, वो किन 2 राज्यों के बीच है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच का डिस्प्यूट है। इन दोनों के बीच में इसके जल को लेकर हमेशा विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। कावेरी के लेंथ की बात की जाए तो 805 किलोमीटर
कावेरी रिवर का लेंथ हो जाता है, ठीक है, 805 किलोमीटर। तो ये आपके सारे के सारे रिवर्स हो गए है ना, ये हमने नदियों के बारे में पढ़ा। अब मैं नदियों के किनारे बसे हुए कुछ शहर भी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है, कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हमारा पॉइंट है अगला, सिटीज एंड रिवर्स। सिटीज एंड रिवर्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले श्रीनगर। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लुधियाना। तो लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज। लुधियाना पंजाब के अंदर पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे, ठीक है। लुधियाना के बाद अमृतसर। अमृतसर ये ब्यास नदी के किनारे है। मनाली हिमाचल प्रदेश में, ये भी ब्यास नदी के किनारे है, ठीक है। अमृतसर भी ब्यास नदी हो जाएगा और मनाली भी ब्यास रिवर हो जाएगा। इसके बाद हरिद्वार। देखो, गंगा के किनारे में एक साथ ही सारे आपके बता देता हूं कौन कौन सी सिटीज है, क्योंकि गंगा के किनारे कई बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, है ना। तो गंगा के किनारे आपका हो जाएगा हरिद्वार। इसके बाद हरिद्वार हो गया। इसके बाद बनारस है, कोलकाता है, कोलकाता वैसे मेनली हुगली नदी पे होगा, ठीक है, लेकिन वो गंगा से ही अलग होके बहती है। ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो कोलकाता है वो हुगली नदी पे मेनली होगा, लेकिन हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, गंगा से ही अलग होके बहती है, ठीक है। और हो जाएगा कानपुर। कानपुर हो गया, पटना हो गया, है ना। ये सारे के सारे जो शहर है आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे आते हैं, अदर सिटीज जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। जबलपुर एमपी में पड़ता है, जबलपुर। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो अमरावती कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कृष्णा रिवर, ठीक है। नासिक, नासिक गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, ठीक है। इसके बाद उज्जैन, उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे, जो भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि कुंभ का मेला भी लगता है इन जगहों पे, ठीक है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कटक, कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। इसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर सुवर्ण रेखा रिवर, सुवर्ण रेखा नाम की एक नदी है, इसी के किनारे ये बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं जिनके बारे में पूछ दिया जाता है कि ये कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना। तो गाइज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने इंडिया के रिवर्स के बारे में पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।